Hello aspirants, welcome back to Denight Study. So we are back in our another video of the series of MCQs for BCom entrance exam for various universities. तो हमने हमारा लास्ट वीडियो ऑफ मनी एंड बैंकिंग ख़त्म किया था ऑन 25th क्वेश्चन. दैट वाज योर होमवर्क कि आप ढूंढ कर लाएंगे कि हाई पावर्ड मनी क्या होता है या हाई पावर्ड मनी कौन प्रोड्यूस करता है. सो आई होप आपने ढूंढ लिया होगा. तो अब यहाँ का जो आंसर है वो डिस्कस कर लेते हैं. सो बेसिकली हाई पावर्ड मनी होता क्या है, पहले आप ये समझो. हाई पावर्ड मनी वो सारा मनी है जो कि करेंसी एंड कॉइन, करेंसी नोट एंड कॉइन्स जो कि पब्लिक के पास हैं एंड कॉमर्शियल बैंक्स के पास हैं. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विथ पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक्स वो होती है आपकी हाई पावर्ड मनी. अब इसको हाई पावर्ड मनी बोलते क्यों हैं? तो बेसिकली हाई पावर्ड मनी इज़ क्योंकि ये मनी जो है वो जर्नली लिक्विडेशन में आती है एंड सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा रहती है और ये इकोनॉमी के मनी सर्कुलेशन में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाई पावर्ड मनी. अब आपसे ये नहीं पूछा है कि हाई पावर्ड मनी होती किसके पास है, आपसे पूछा जा रहा है हाई पावर्ड मनी उत्पादित कौन करता है भाई, प्रोड्यूस कौन करता है. तो हाई पावर्ड मनी अगर आपको पता हो कि एक तो कॉइन्स है, ठीक है, तो कॉइन्स कौन बनाता है? आरबीआई की सब्सिडरी यूनिट्स हैं 4 इन आर कंट्री, वो कॉइन्स प्रोड्यूस करते हैं. और करेंसी नोट में से 1 रुपये का नोट छोड़कर बाकी सारे नोट आरबीआई इशू करता है. ठीक है, तो एक आरबीआई तो हो ही गया. अब ये 1 रुपये का नोट भी तो करेंसी नोट में ही आता है ना. तो ये 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है? 1 रुपये का नोट इशू करती है गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्ट्री. अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, 1 रुपये के नोट पर जो साइन होता है वो आरबीआई गवर्नर का नहीं होता, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, वित्त सचिव का होता है, भारत के वित्त सचिव का होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है. तो क्योंकि 1 रुपये का नोट गवर्नमेंट इशू कर रही है, दैट्स वाई गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्रोड्यूसिंग द हाई पावर मनी. तो बोथ ए एंड बी विल बी द आंसर. अच्छा, हाई पावर्ड मनी इज़ हेल्ड बाय होता तो मतलब जिसके पास होती है तो उसमें आ जाता आपका कॉमर्शियल बैंक या फिर पब्लिक, ठीक है, या दोनों. लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूस पूछा जा रहा है, ठीक है, बनाता कौन है, उत्पादित कौन करता है. तो कॉइन्स एंड करेंसी जो उत्पादित करता है वही आपका हाई पावर्ड मनी उत्पादित करता है. इसमें आ गए आपके आरबीआई एंड गवर्नमेंट. ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट डैश आरबीआई प्रोड्यूसेस द हाई पावर मनी. तो या गवर्नमेंट या आरबीआई, ठीक है, ऐसा नहीं है, आरबीआई एंड गवर्नमेंट दोनों प्रोड्यूस कर रही हैं हाई पावर्ड मनी. तो द आंसर विल बी और, सरकार और आरबीआई. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाई पावर्ड मनी? नॉट इंक्लूडेड इन हाई पावर्ड मनी. तो अभी मैंने क्या बोला था कि भाई करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक तो इसमें आता है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट आता है, ठीक है. तीसरी चीज़ है कैश रिजर्व्स हेल्ड बाय द बैंक. ठीक, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज. कैश रिजर्व्स जो बैंक के पास है वो आते हैं, ठीक, और डिमांड डिपॉजिट भी जो है वो आता है. ऐसा मैंने बोला? जी नहीं. करेंसी जो कि बैंक के पास है और वो करेंसी जो पब्लिक के पास है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके हाई पावर्ड मनी में आती हैं. तो डिमांड डिपॉजिट नहीं आता है. सो डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन हाई पावर्ड मनी. ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स जो कि पब्लिक के पास हैं एंड कॉमर्शियल बैंक्स के पास हैं वो आपके हाई पावर्ड मनी में आते हैं क्योंकि ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है इन द इकोनॉमी और सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा ये अपना रोल अदा करते हैं. डिमांड डिपॉजिट नहीं. अच्छा, यहाँ पर डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही है. कैश रिजर्व जो एसएलआर के बारे में हमने कोर्स वाली क्लास में डिस्कस किया था कि भाई आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द मनी सर्कुलेशन. तो एसएलआर के रूप में के बैंक्स को अपने पास
कुछ रिज़र्व रखना पड़ता है ताकि जब जिनका पैसा उनके पास जमा है, डिपॉजिट है, वो अगर विड्रॉ करने आते हैं तो वो उन्हें पे कर सकें। एक परसेंटेज रखने के बाद बचा हुआ पैसा वो वापस लोन दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई भी कैश के फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में अगर इकोनॉमी में जो पैसा है वो आपका हाई पावर्ड मनी होता है, तो ये जनरली दो जगह पर ही होता है, पब्लिक के पास और एज अ कैश रिजर्व कॉमर्शियल बैंक के पास, जो भी करेंसी एंड कॉइन्स हैं। ठीक है, चलो M1 कंसिस्ट ऑफ M1 ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ऊपर नहीं लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि M1 में क्या क्या आता है, जो पब्लिक के पास पैसा है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स हैं और अदर डिपॉजिट विद RBI हैं, ये तीनों मिलाकर आपका M1 बनाते हैं। अच्छा, अगर हम M1 में जोड़ देते हैं क्या, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो वो आपका M2 बन जाता है, ये भी हमने बात की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। M1 एक्सक्लूड्स कि M1 में निम्न में से क्या नहीं होता है। ठीक है, तो भाई पब्लिक का डिपॉजिट भी, जो पब्लिक के पास पैसा है वो होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक भी होता है, अदर डिपॉजिट विद RBI भी होता है, नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। देखो चीज़ वही थी, बस क्वेश्चन का फॉर्म चेंज कर दिया। ऊपर पूछ लिया था क्या होता है तो ऑल ऑफ द अबव आ गया, नीचे पूछ लिया क्या नहीं होता है तो नन ऑफ द अबव आ गया। ठीक है, सेम ऑप्शंस, सेम थिंग, सेम टॉपिक, सेम कंसेप्ट, बस क्वेश्चन को घुमा दिया। राइट, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो M1 अभी बात करी कि भाई पब्लिक के पास डिपॉजिट, बैंक्स के पास डिमांड डिपॉजिट एंड RBI के पास अदर डिपॉजिट्स। ठीक है, यह तो होता है आपका M1। और जब M1 में हम लोग ऐड कर देते हैं क्या, M1 में हम लोग ऐड कर देते हैं डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, तो बन जाता है M2। ठीक है, M1 में अगर हम ऐड कर देते हैं टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स, तो बन जाता है M3। ठीक है, तो M1, M2, M3 में से कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है। तो देखो M3 क्या बोल रहा है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, जी ये तो सही है। M3 इज इक्वल्स टू M2 प्लस सेविंग्स विद पोस्ट ऑफिस, भाई पोस्ट ऑफिस का तो बात ही नहीं चल रही M3 में। क्यों, क्योंकि M3 में देखो क्या क्या आ रहा है, M3 में आ रहा है M1 में क्या क्या आ रहा है, पब्लिक का पैसा, बैंक का डिमांड डिपॉजिट और RBI का डिपॉजिट और बैंक का टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, M3 M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, ना भाई M2 ऐड नहीं कर रहे हैं, M1 कर रहे हैं, क्योंकि M2 में तो पोस्ट ऑफिस आ गया, पोस्ट ऑफिस उसमें है ही नहीं, तो दैट विल बी द इनकरेक्ट आंसर। M2 इज इक्वल्स टू M3, अरे M2 तो पहले आता है, M3 कैसे ऐड कर देंगे उसमें, तो द आंसर विल बी A। तो इस चीज़ को ना आप समझो। M1 क्या है, पब्लिक के पास जो पैसा है, बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट है एंड अदर डिपॉजिट विथ RBI के अदर डिपॉजिट्स जो हैं, ये सारे मिलकर बनाते हैं M1। ठीक है, अब हम M1 में अगर डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा M2। ठीक है, और अगर हम M1 में टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा M3। तो ज़रा इस चीज़ को समझो कि देखो M2 में क्या क्या आ गया, पूरी कंट्री में लोगों का जहाँ जहाँ डिमांड डिपॉजिट है वो आ गया, क्योंकि तो डिमांड डिपॉजिट दो ही जगह होता है, या बैंक में होता है, पोस्ट ऑफिस में होता है, और पब्लिक का पैसा आ गया। करेक्ट, तो M2 में क्या आ गया, सारे डिमांड डिपॉजिट। राइट, ठीक है, M3 में क्या आ गया, सारे बैंक के डिपॉजिट, क्योंकि इसमें डिमांड डिपॉजिट तो ऑलरेडी था, टाइम डिपॉजिट और आ गया, बैंक के पास दो ही तरह के डिपॉजिट थे।
तो बैंक के डिमांड डिपॉजिट, बैंक के टाइम डिपॉजिट और पब्लिक का पैसा, ये आ गया आपका M3 में। तो एक तरह से M2 में आ गया देश की सारी डिमांड डिपॉजिट और पब्लिक का पैसा। M3 में आ गया देश की सारी बैंकों में जो पैसा रखा है वो और पब्लिक का पैसा। ठीक है, अब अगर हम M3 में ऐड कर देंगे क्या, टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, तो ये बन जाता है M4। ये बन जाता है क्या, M4। ठीक है, तो तो M4 में क्या क्या आ गया, देश में जितना भी पैसा है सब आ गया, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस आ गया, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक एंड पोस्ट ऑफिस आ गया, पब्लिक के पास जो पैसा है वो आ गया, और अदर डिपॉजिट विद RBI सब कुछ आ गया। तो ऑलमोस्ट जितना पैसा सर्कुलेशन में है वो सारा मेजर जो है वो M4 में आ गया। इसलिए हम M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी और M3 और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ठीक है, चलो इसी बेस पर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक, निम्न में से कौन सा एक कॉमर्शियल बैंक नहीं है। भाई RBI हमारा सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक नहीं है। कॉमर्शियल बैंक का काम होता है प्रॉफिट कमाना, मेन मोटिव होता है कॉमर्शियल बैंक का प्रॉफिट कमाना। लेकिन RBI का काम क्या है, RBI सारे बैंक्स पर कंट्रोल करता है, देश में होने वाले मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, नोट इशू करता है, गवर्नमेंट का बैंक है, बैंकों का बैंक है, ये कोई कॉमर्शियल बैंक नहीं है। RBI नॉर्मल पब्लिक से अपनी डिपॉजिट नहीं लेता, नॉर्मल पब्लिक को अपना लोन नहीं देता, ये सिर्फ बैंक्स, NBFCs और आपके गवर्नमेंट से जो है वो डील करता है। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक पूछेंगे तो SBI है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, सबसे बड़ा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है RBI। सबसे पुराना बैंक जो आज भी एग्जिस्ट करता है PNB, ऐसा बैंक सबसे पुराना है लेकिन आज भी एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे SBI, देखो SBI का क्या है, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था, जो कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मिलाकर बना था, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इन 3 बैंक्स को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया था। एंड 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइजेशन करके SBI बना दिया गया था। ठीक है, उस टाइम पर SBI और उसके साथ हेल्पिंग बैंक्स थी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ ऐसा करके साथ थी, लेकिन आज के टाइम में नहीं है, आज सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक का नेटवर्क जो है वो SBI है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पर RBI नहीं होता है, जहाँ जहाँ पर RBI के तो 8 रीजनल सेंटर्स है, राइट, और RBI का खुद का एक हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, पहले कैलकाटा में था। RBI का जो प्रीवियस हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा में था। 1937 में RBI का हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया था। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर RBI नहीं है, मतलब RBI के ऑफिसेज नहीं हैं या फिर रीजनल ऑफिसेज नहीं हैं, वहाँ पर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एज अ RBI के रिप्रेजेंटेटिव काम करता है। जहाँ पर RBI के ऑफिसेज अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पर SBI उसका एज अ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है। तो सबसे बड़ा पब्लिक नेटवर्क कौन सा है, RBI के रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि के रूप में कौन सा बैंक काम करता है, SBI। ठीक है, तो और सबसे पुराना ऐसा बैंक जो आज भी एग्जिस्ट करता है, इससे पुराने और भी हैं लेकिन ऐसा पुराना बैंक जो आज भी एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो इसी क्वेश्चन के रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते थे, वी जस्ट टुक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not the primary function of commercial bank? Not the primary functions of commercial bank. तो देखो, कॉमर्शियल बैंक क्या होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जिनका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। अब इनके 2 तरीके के काम होते हैं, मेन फंक्शंस या प्राइमरी फंक्शंस, दूसरे होते हैं सेकेंडरी फंक्शंस या अदर फंक्शंस, जिसको हम एज अ एजेंट फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है भाई,
बैंक का मेन काम क्या है? बैंक का मेन काम है डिपॉजिट लेना और लोन देना। तो भाई दो ही बैंक के प्राइमरी फंक्शन हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स, तो दोनों ही इसके हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, नॉट अ प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य नहीं है। तो ऊपर ऐसा कोई भी नहीं है जो प्राथमिक कार्य नहीं है, दोनों ही प्राथमिक कार्य हैं। तो नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी मत लगा आना, क्योंकि उसमें नहीं है पूछा है नहीं पूछा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन टू रेट्स इज कॉल्ड, दो रेट्स में डिफरेंस जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रॉफिट। अब ये रेट्स कौन सी होती हैं भाई? देखो, आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है डिपॉजिट पे, ठीक है, डिपॉजिट पर जो है ये पर्सन, इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर कोई लोन लेता है तो उससे लिया जाएगा। अब अगर बैंक उस पर्सन से 12% इंटरेस्ट रेट पर ले रही है, ठीक है, लोन दे रही है और इंटरेस्ट ले रही है, और आपको 4% दे रही है, तो ये डिफरेंस जो है 8% का, वो बैंक का प्रॉफिट है। सो द प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, और ये रेट होती हैं लोन और डिपॉजिट की। The fraction of deposit to be kept by the bank which cannot be given as a loan is called। तो अभी ऊपर हमने बात की थी कि भाई आरबीआई क्या बोलता है? आरबीआई कहता है सतर्क रहे, सावधान रहे, ये हमें बोलता है। बैंक्स को क्या बोलता है? आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आपको, अगर आपके पास 100 रुपये डिपॉजिट आ रही है तो उसका एक हिस्सा तो आपको हमारे पास रखना है एज सिक्योरिटी, एक हिस्सा आपको अपने पास रखना है कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में, कैश या कैश इक्विवेलेंट्स में, ताकि अगर जो पब्लिक है जिसका पैसा आपके पास जमा है वो अगर आपके पास आए तो आप उसको जो है कैश में पैसा दे सको। ठीक है, तो जो पैसा उन्हें आरबीआई के पास रखना होता है उसे हम बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और जो पैसा उन्हें अपने पास रखना होता है उसे हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, और वो नगद अनुपात ऐसा बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखो मनी मल्टीप्लायर होता क्या है? जैसे सपोज बैंक के पास 100 रुपये डिपॉजिट आए, और सपोज़ जो सीआरआर है वो 10% है और एसएलआर है वो 10% है, मतलब 10 रुपये उसे आरबीआई के पास जमा करना है, 10 रुपये उसे अपने पास रखना है। बच्चे 80 रुपये जो है वो लोन दे देता है या कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। अगर वो लोन दे रही है, बैंक लोन दे रही है, तो वो ऐसा भी नहीं है कि है ना उसको हाथ में दे देगी, ले बेटा 80 रुपये, नहीं, वो 80 रुपये से अपने यहाँ उसका एक अकाउंट खोल देगी। उसके बाद जितना पैसा वो निकालेगा उस अकाउंट में से, उस पर इंटरेस्ट लगेगा उसका। इसमें से भी 10% निकाल के बचा हुआ जो 16 रुपये निकल गए, बचा हुआ जो 64 रुपीज़ है वो दोबारा से लोन दे देगी। तो ये जो रेट चल रही हैं इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, की जो बैंक है वो एक मनी को कितनी बार मल्टीप्लाई करके यूज़ कर सकती है। तो इसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, क्योंकि एज अ क्रेडिट वो प्रोवाइड करा रही है दूसरे पर्सनस को। नेक्स्ट, इफ़ LRR इज़ 20%, व्हाट इज़ दी मनी मल्टीप्लायर? तो देखो मनी मल्टीप्लायर जिसको हम K से डिनोट करते हैं वो होता है आपका डिपॉजिट या फिर 100 अगर नहीं दिया है तो डिवाइडेड बाय LRR। ठीक है, कि कितना मल्टीप्लाई कर देगी, तो आपको 100 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 5। तो अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो वो उसको 5 गुना लोन दे सकती है, मतलब 500 रुपये तक का जो है वो उसको यूज़ कर सकती है, उसके बाद जो है वो उसके लायक नहीं रहता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल डिपॉजिट ऑफ इफ़ LRR इज़ 25% एंड द इनिशियल डिपॉजिट आर ₹1 लाख। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और LRR 25% है, तो आप कितना डिपॉजिट कर लोगे, मतलब बैंक कितना गुना बना देगी। तो बेसिकली ये तो हो गया आपका, है ना, और परसेंट का 100 और लगा देंगे,
सो दिस विल बी 4 टाइम्स या 4 लाख, ठीक है, 4 टाइम्स या 4 लाख। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा 2000 नहीं है, ये 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख के हिसाब से आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज़ ट्रू। तो देखो इनिशियल डिपॉजिट क्या है, क्या टोटल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर, नो, ये तो आपका टोटल डिपॉजिट है। ओके, टोटल डिपॉजिट इज़ इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। तो अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट दिया हुआ है और आपको पता है कि मल्टीप्लायर क्या है, मतलब 4 गुना करना है, 10 गुना करना है, 20 गुना कर सकती है बैंक, तो वो आपकी टोटल डिपॉजिट बन जाती है। अच्छा, इनिशियल डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट में डिफरेंस क्या है। तो देखो इनिशियल डिपॉजिट तो जो पब्लिक आपके पास जमा कर रही है बैंक के पास, दैट इज इनिशियल डिपॉजिट। टोटल जब इनिशियल डिपॉजिट में एक और डिपॉजिट ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अभी ऊपर बताया था कि भाई लोन आपको हाथ में नहीं मिलता, आपके अकाउंट में जमा होता है, तो अकाउंट में जमा जो हो रहा है वो आपका सेकेंडरी डिपॉजिट होता है। तो इनिशियल डिपॉजिट प्लस आपका सेकेंडरी डिपॉजिट मिलकर टोटल डिपॉजिट बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपने पता होनी चाहिए। वाई डू बैंक्स कीप अ फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट, भाई अपनी कुछ डिपॉजिट्स का एक हिस्सा वो अपने पास क्यों रखते हैं, क्योंकि अच्छा सारा पैसा क्यों नहीं रखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, सारा पैसा क्यों नहीं रखते हैं, सिर्फ छोटा सा हिस्सा या ये हिस्सा क्यों रखते हैं। ऑल डिपॉजिटर्स डू नॉट विड्रॉ एट द सेम टाइम, सिंपल सी बात है, सारे लोग एक साथ तो पैसा मांगने आएंगे नहीं, ठीक है। देयर इज़ कंस्टेंट फ्लो ऑफ डिपॉजिट इन द इकोनॉमी। अगर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो बच्चे पेड क्लास में हैं उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फिक्स माना जाता है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक कंस्टेंट फ्लो होता है डिपॉजिट का, एक रेशियो में फ्लो होता है डिपॉजिट का। सो बोथ ए एंड बी विल बी दी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्शियल बैंक वर्क फॉर द पर्पस ऑफ, भाई अभी ऊपर बताया था ना, कॉमर्शियल बैंक क्यों काम कर रही हैं, कॉमर्शियल पर्पस से, वाणिज्यिक उद्देश्य से काम कर रही हैं। और वाणिज्यिक या कॉमर्शियल उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, सिर्फ लाभ कमाना इज़ द मेन पर्पस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स। वेलफेयर किसका होगा, जैसे आपके पास नाबार्ड है, सिडबी है, ठीक है, आरआरबीज है। नाबार्ड आपका नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। सिडबी है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा आईडीबीआई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाबार्ड का उद्देश्य क्या है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को देखना। सिडबी का उद्देश्य क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को देखना। आरआरबी का उद्देश्य क्या है, रूरल रीजन के जो डेवलपमेंट है उसको देखना। आईडीबीआई का उद्देश्य क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को देखना। तो ये इन सब के उद्देश्य अलग अलग हैं, इनको हम विशिष्ट उद्देश्य बैंक कहते हैं या स्पेशल पर्पस बैंक्स कहते हैं, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंक। पीएनबी इज अ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ बैंक, एलआईसी Life Insurance Corporation is not a bank, it is a corporation which involves various insurance activities in it, ठीक है। Life Insurance Corporation LIC. Okay, let's go to the next question. If the initial deposits are 500 and LRR is 10%, what is the money multiplier? तो अगर आप मनी मल्टीप्लायर निकालो तो 1/10 करोगे, मतलब 10 गुना, ठीक है। अगर इनिशियल डिपॉजिट आपका 500 है, मल्टीप्लायर 10 है इनटू 100, तो 500 अगर वैसे पूछे तो, और मल्टीप्लायर पूछे तो दैट विल बी 10। अगर 500 आपके पास इनिशियल डिपॉजिट है तो आप उसको 10 गुना कर सकते हैं, मतलब 5000 तक का लोन जो है वो बैंक दे सकता है। ओके नेक्स्ट, LIC एंड UTIs आर नॉट बैंक, वाई। देखो LIC तो अभी बताया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो इंश्योरेंस की वेरियस एक्टिविटीज़ में है।
वो बैंक्स के मेन टास्क परफॉर्म नहीं करता है, दैट्स वाई LIC इज़ नॉट अ बैंक। सेम विथ यूटीआईज का पर्पस है स्मॉल डिपॉजिट्स को एक बड़ी कैपिटल फॉर्मेशन में क्रिएट करना, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। अच्छा, अगर आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1947 की डेफिनेशन देखोगे कि व्हाट इज़ बैंक, तो उसमें लिखा है बैंक इज़ व्हाट बैंक डज। बैंक वह है जो बैंक का कार्य करे, और बैंक का मेन फंक्शन क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, लोन एडवांस करना। तो क्योंकि ना तो ये लोन देते हैं, ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और नीदर एक्सेप्ट डिपॉजिट नॉर एडवांस लोन, तो ये दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी फंक्शन है बैंक के, दैट्स वाई दीज आर नॉट कॉल्ड या नॉट पुट इन द कैटेगरी ऑफ बैंक, क्योंकि ये एक अलग से कॉरपोरेशन है जिनका पर्पस इज डिफरेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो देखो, फॉरेन एक्सचेंज का काम वो करता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात करी थी कि भाई बैंक जो है वो नोट इशू करता है, RBI। 1 रुपये के नोट को छोड़कर 1 रुपये के नोट पर किसका साइन होता है वो आप मुझे बताओगे, अभी ऊपर डिस्कस किया है। Accepting deposit is not a function of central bank. This is the function of commercial and other banks. सुपरविजन भी करता है किसका? बैंक्स का। या फिर मनी सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी का भी ये सुपरविजन करता है, ठीक है। तो ऑल दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, एंड प्रोवाइडिंग लोन फ्रॉम पब्लिक भी इसका कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, Which of the following is an apex body for banking system in India? तो देखो, SBI अपेक्स बॉडी नहीं है, अपेक्स बॉडी RBI है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव SBI हो सकता है जहाँ पर RBI के ऑफिसेज अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। प्राइवेट बैंक्स नो, सेंट्रल बैंक, RBI इज़ द अपेक्स बॉडी, RBI इज़ आर सेंट्रल बैंक, दैट्स वाई इट इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मनी सर्कुलेशन भी वही कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी भी वही बनाता है, नोट भी वही इशू करता है। बैंक का बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, एंड आपके फॉरेन एक्सचेंज को वो सारा रेगुलेट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डज द सेंट्रल बैंक डू? अरे रे, सेंट्रल बैंक के कितने क्वेश्चन आ गए। देखो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, चीज़ें वही होंगी, क्वेश्चन स्विच हो जाएंगे, ठीक है। वॉट डज द सेंट्रल बैंक डू? सेंट्रल बैंक क्या करती है? सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, जी बिल्कुल करता है। मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है, भाई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी सिस्टम भी रेगुलेट करता है। कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम, जी बिल्कुल बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल बना के रखता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक या फिर RBI इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ सेंट्रल बैंक का। कुछ क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं RBI से। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। किस एक्ट के तहत? RBI एक्ट 1934 के तहत। 1937 में इसका हेड क्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया था। 1948 तक ये पाकिस्तान का भी आपका सेंट्रल बैंक था। 1947 तक म्यांमार का भी सेंट्रल बैंक था। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब राष्ट्रीयकरण हो गया और गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर ले लिया। सारे नोट RBI इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। इस पर बाकी सारे नोटों पर RBI के गवर्नर के साइन होते हैं। 1 रुपये के नोट पर होते हैं आपके भारतीय सचिव या वित्त सचिव के साइन, मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन। LIC आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ बैंक इन इंडिया। UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका काम है स्मॉल डिपॉजिट्स को प्रमोट करना, ठीक है। चलो, Which of the following is the central bank of USA? Which of the following is the central bank of USA? तो जी RBI तो हमारा बैंक है, RBI तो हमारा सेंट्रल बैंक है।
वर्ल्ड बैंक एंड IMF ये दोनों कहलाते हैं आपके ट्विन्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों 1944 में साथ में बने थे, ठीक है। IMF का काम है डेवलपमेंटल नहीं, IMF का काम है लॉसेस वगैरह रिकवर करने के लिए लोन देना, और वर्ल्ड बैंक का काम है डेवलपमेंटल काम के लिए लोन देना। इंडिया ने कभी IMF से लोन नहीं लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। यूनियन बैंक तो एक कॉमर्शियल बैंक है जो कि इंडिया में ही एग्जिस्ट करता है। तो USA का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज़ फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक या RBI किस कार्य से नोटों के परिचालन में एकरूपता आती है? कस्टोडियन कैश रिजर्व के बेस पर हमारा जो बैंक है वो नोट इशू करता है। कैश रिजर्व का कस्टोडियन सिस्टम क्या है? एक पर्टिकुलर बेस रख लिया जाता है जो कि हमारे देश के लिए है 200 करोड़ रुपए, ठीक है। 200 करोड़ रुपए का रिजर्व गवर्नमेंट ने RBI के पास रखा है, जिसके बेस पर गवर्नमेंट उससे नोट इशू करवाती है, ठीक है। अब इन 200 करोड़ का जो रिजर्व है इसमें आपके 115 करोड़ के आपके इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं एंड 85 मतलब 85 करोड़ का गोल्ड है, ठीक है। तो कस्टोडियन सिस्टम पर हमारा जो देश है वो RBI है, वो नोट इशू करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, RBI has the sole authority to issue currency in India. Which of the following function is highlighted here? RBI के पास सोल अथॉरिटी है। अच्छा, एक कुछ चीज़ ध्यान रखना, सोल अथॉरिटी तो है लेकिन मोनोपोली नहीं है, क्योंकि मोनोपोली मतलब एकाधिकार जो होता है वो तब होता है जब सब कुछ ही उसके पास हो, लेकिन 1 रुपये का नोट RBI इशू नहीं करता है। दैट्स वाई मोनोपोली नहीं है, सोल अथॉरिटी तो है, क्योंकि वो मेनली एक ऑथराइज अपेक्स बॉडी है टू इशू द नोट। तो विच RBI has a sole authority to issue currency note in India. Which of the following function is highlighted here? तो निम्न में कौन सा ऐसा फंक्शन है बैंक का इसमें? क्यों बैंक का बैंक है क्या? नहीं जी, बैंक का बैंक तो तब होता जब ऊपर क्वेश्चन में पूछ रहा होता कि बैंकों पर कंट्रोल करता है, बैंकों के लिए रूल्स बनाता है, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला फंक्शन तब होता जब वो मॉनेटरी सिस्टम की बात करता या मनी पॉलिसी की बात करता। बैंक ऑफ इशू ना, the custodian of cash reserve, this will be the answer. So 25 question in previous video, 25 question in this video. आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा। 2 वीडियोस माइक्रो इकोनॉमिक्स की आ चुकी हैं, 2 अकाउंटेंसी की आ चुकी हैं, एंड दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। फॉर द कंसेप्ट वीडियोस, ठीक है, इस टाइप की वीडियोस तो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी फॉर MCQs। अगर कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए आपको कोर्स जो है वो ज्वाइन करना है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन डाउनलोड DNS एजुकेयर ऐप। वहाँ पर आप कोर्सेज विजिट कर सकते हैं। दिस इज़ दी ओनली फी फॉर योर होल कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट्स, टेस्ट सीरीज एंड PDF नोट्स जो कि बायलैंग्वेज होंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। सो आई विल बी देयर फॉर योर गाइडेंस फॉर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू देयर, ठीक है। तो आई होप आपसे मिलते हैं क्लास में। आई एम एंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, क्योंकि आपके एग्जाम की तैयारी है DNS की जिम्मेदारी। टेक केयर।